यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, डन विद द ग्रुप नंबर 1। जैसे भी एग्जाम रहे, नाउ डोंट डिस्कस अबाउट ग्रुप 1 बिकॉज जो भी हो गया दैट यू कांट चेंज, बट जो भी होने वाला है यू कैन चेंज। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर द ग्रुप 2। और जो लोग ग्रुप 2 ही दे रहे हैं उनके लिए तो पहला पेपर होने वाला है, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो सर, हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है? तो गाइज, मैं आपके पास यहां पे लेके आया हूं कि आपको क्या करना है। आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये वाला पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगा कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए जहां पे सीए भंवर बुराना नाम से एक वेरीफाइड चैनल है, और उस चैनल में जाके और ये पीडीएफ देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट के 3 पेपर का एनालिसिस भी दिया है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि सर कौन से एरियाज पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए। और लास्ट के जो 3 पेपर हुए हैं, बिकॉज न्यू सिलेबस में आपके 3 ही पेपर हुए, तो न्यू सिलेबस में जो 3 पेपर्स हुए हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे आया है, एमसीक्यूज में कौन कौन से एरियाज कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से एरियाज कवर किए हैं, और जिससे आप थोड़ा बहुत अपना एस्टिमेशन ये भी लगा सकते हो कि इस बार के एग्जाम में क्या आ सकता है। तो चलिए गाइज, अगर मैं बात करूं आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो है ना, पीजीबीपी को छोड़ के नहीं जाओगे, बिकॉज ये पीजीबीपी और आपका टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है, ये टोटल इनकम का क्वेश्चन इज गोइंग टू कवर द 14 मार्क्स, और 14 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। और उसके साथ साथ कभी कभी आपको एमसीक्यूज में वगैरह भी पूछा जाता है पीजीबीपी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर 2 मार्क्स का एमसीक्यूज में आ गया या 4 मार्क का एमसीक्यूज में आ गया, तो दिस टॉपिक विल कवर अप्रॉक्स 18 to 20 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। एंड गाइस, पीजीबीपी का जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन के लिए आप एक काम करिए, कंपनी का क्वेश्चन आएगा, दैट इज द मैंडेटरी। ध्यान रखना, कंपनी का क्वेश्चन आएगा और दैट कंपनी विल बी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कंपनी का क्वेश्चन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। लेकिन आप पीजीबीपी जब आप करते हैं ना, तो उसके साथ साथ में आपको अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम भी करना है। अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में आपका सेक्शन 115BAA वाला एंड सेक्शन 115BAB वाला। 115BAA में कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द रेट 22%। सो 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 25.168% है वो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाता है। एंड गाइस, 115BAB का बेनिफिट तभी मिलता है ना, जब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस कर लिया है टिल 31 मार्च 2024। तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी है उसको 115BAB का बेनिफिट मिलेगा। मुझे आई डोंट नो इस बार क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपको टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है या तो अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम पूछा ही नहीं जाए, या हो सकता है 115BAB पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज अगर आप लास्ट के 3 पेपर को एनालिसिस करते हो, तो लास्ट के 3 पेपर में देखो, मई 2025 में टोटल इनकम का क्वेश्चन 115BAA के साथ था, उसके पहले भी 115BAA के साथ था, और उसके पहले ओनली टोटल इनकम पूछा गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है टोटल इनकम या फिर 115BAB है, उससे रिलेटेड आपको चीजें पूछी जा सकती है। लेकिन जब भी आप पीजीबीपी करेंगे, तो पीजीबीपी में आपको इन सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो सेक्शन 33AB। 33AB क्या होता है कि अगर आप टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उसमें अगर आप पैसा नाबार्ड में जमा कराते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिलता है? आपका इनकम का 40% और अमाउंट डिपोजिटेड इन द नाबार्ड व्हिचएवर इज लोअर। और वो पैसा जमा कब तक कराना पड़ता है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और लाइक रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट विचएवर इज अर्लियर, तो वो आपका 30 सितंबर ही आता है। 30 सितंबर से पहले पहले आपको ये जमा कराना पड़ता है। उसके बाद में एक चीज समझना, वो वाला पैसा है वो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड ने जो बोला हुआ है उसके लिए यूज करना पड़ता है, लेकिन आप उससे ऑफिस इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, आप उससे जो है ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीद सकते जो ऑफिस में यूज हो रही है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज हो रही है, या उस पे 100% डिडक्शन मिलता है, वो नहीं खरीद सकते। लेकिन इससे आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं करके, ठीक है। तो ये सेक्शन को एक बार थोड़ा रिवाइंड करके जाइएगा आप लोग। उसके बाद सेक्शन 35AD, दैट इज द स्पेसिफाइड बिजनेस, दैट वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, होटल एंड लाइक वो तुम्हारा स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन एंड 14 बिजनेस है। कौन कौन से 14 है आपको तो याद ही रहेगा कौन कौन से। सबसे पहला बिजनेस होता है कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इन इंडिया। उसके बाद आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। उसके बाद होटल होना चाहिए 2 स्टार और वो कैटेगरी, हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर वाला, या एंड गाइस बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला बिजनेस, कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये 14 बिजनेस है जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लैंड पे नहीं मिलता है।
गुडविल पे नहीं मिलता और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता। उसमें एक चीज ध्यान रखना, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता था ना कि विद इन द 8 ईयर अगर कोई भी एसेट है जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर किया था उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर ट्रांसफर किया विद इन द 8 ईयर तो आपका वापस से पीजीबीपी का इनकम बच जाएगा कितना, वॉटएवर डिडक्शन क्लेम अर्लियर वो ले लीजिए और माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 3580 इज नॉट क्लेम, वो आपका पीजीबीपी का इनकम बनेगा। एंड गाइस फिर क्या नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे जो उसकी ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ दैट एसेट वर यूज्ड फॉर द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा उतने का आपको डेप्रिसिएशन उस वाले वैल्यू पे मिलेगा। उसके बाद में गाइस ये वाली जो सेक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 1 है। ये क्या बोलता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो आपको 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, और रेजिडेंट को पे करते हो तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर आपने पेमेंट किया लेकिन आगे वाला पर्सन है वो बड़ा ही ऑनेस्ट है, उसने क्या कर दिया, उसको इनकम में इंक्लूड कर दिया, उसमें रिटर्न फाइल कर दिया और उसको टैक्स भी भर दिया और आप एक सीए का सर्टिफिकेट लाके दे देते हो 26A फॉर्म में, तो उस पर्टिकुलर केस में जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल किया ना उस ईयर में आपको वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। ऐसा मैंने एक प्रोविजन पढ़ाया था और AK सर का एग्जाम्पल देके शायद क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में सेक्शन 43B क्या बोलती है बताए, दैट इज टांग अड़ाने वाली सेक्शन, और ये सेक्शन ये बोलती है कि कुछ ऐसे स्पेसिफाइड पेमेंट होते हैं जो आपने एक्चुअल में पे किया तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। वो कौन कौन से होते हैं, पहला तो एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस वाला, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस और फीस करके। दूसरा तुम्हारा क्या था, दैट इज द अगर आपका लीव सैलरी है तो। तीसरा तुम्हारा क्या था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, या फिर एनपीएस या एनी फंड एज पर द लॉ, उसमें आप पेमेंट करते हो। या फिर इफ लोन इज टेकन फ्रॉम द शेड्यूल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है तो। एक और चीज समझना, उसका इंटरेस्ट अगर रिकन्वर्टेड इनटू द लोन हुआ दैट इज नॉट एक्चुअल पेमेंट, या इंटरेस्ट के आगे डिबेंचर इशू कर दिया दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट करके, ठीक है। उसमें एक और पॉइंट था बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉय, और एक और पॉइंट ये था कि अगर आपका इंडियन रेलवे का कोई एसेट यूज किया तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना वो 43B का क्लॉज नंबर H था। एंड गाइस 43B का जो क्लॉज नंबर H है ना, इस क्लॉज को आपको करके जाना है, बिकॉज मेरे को लगता है एक एडजस्टमेंट आपको इससे रिलेटेड मिल सकता है और हो सकता है आपको MCQ मिल जाए। अब एक बात समझना, वो क्लॉज नंबर H किया था कि अगर आप कोई भी स्मॉल या फिर माइक्रो एंटरप्राइज से गुड्स खरीदते हो, सर्विस एक्वायर करते हो, मैं बोल रहा हूं स्मॉल एंड माइक्रो, हियर मीडियम एंटरप्राइज पे ये क्लॉज नहीं लगता। तो आप अगर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई भी गुड्स खरीदते हो, सर्विस एक्वायर करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या उसका पेमेंट करना पड़ेगा, कब तक, विद इन द टाइम गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट 2006। एंड टाइम क्या दे रखा है, इफ देयर इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, इफ देयर इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, तो जो अग्रीमेंट में डेज लिखा हुआ है उतने डेज में पेमेंट कर दो, बट दैट डेज कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज। बट इफ देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट तो उस पर्टिकुलर केस में 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इस पीरियड में पेमेंट कर दिया तो खर्चा करंट ईयर में अलाउ होगा, अदरवाइज वो खर्चा उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। 43CB क्या था, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में। गाइस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, तो नॉर्मली तो POCM मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर 90 डेज से ज्यादा का नहीं है या फिर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज से ज्यादा का नहीं है तो वहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है ऑन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस। एंड अगर इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट है ना तो वहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करके, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारी प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन भाई साहब ये करके जाना ही जाना है। 44AD है, 44AD है, 44AE है, ये आपको करके जाना है। मेरे को लगता है इस बार MCQ में इसको टेस्ट किया जा सकता है। 44AD, ADA, AE या 44BBA, 44BB एंड 44BBC, इसको जो है वो टेस्ट किया जा सकता है आपके कहाँ पे MCQs में वगैरह, तो आप करके जाएंगे। और 44BBC है ना, उससे रिलेटेड आपको पता है एक नोटिफिकेशन भी आया था कि वो शिप कितनी बड़ी होनी चाहिए एंड ऑल, उसमें कुछ कंडीशंस है, क्योंकि शिप के केस में जो क्रूज है, ये क्रूज वाली सेक्शन है 44BBC करके। उसके बाद में गाइस 44C है इंटरेस्टिंग सेक्शन, दैट इज हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को जो खर्चे डालता है, तो ब्रांच को कितने हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम का 5% और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर। बट एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना है पता है, कि इस साल का पीजीबीपी का इनकम निकालो, इस साल का पीजीबीपी का इनकम निकालो, इस साल का ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, ऑल हेड का इनकम, बट डिडक्शन लेस करने से पहले ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह जो है उसको एडजस्ट करने से पहले जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम। और इस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था करके, ठीक है, लास्ट टू लास्ट एग्जामिनेशन में एक बहुत बढ़िया इस पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद में 44DA है, वो देख के जाना। ICDS में एक बात बताऊं, ICDS में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है।
एक तो 145A देख लेना। 145A दैट मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है कि आपकी जो लाइक क्या बोलते हैं 145A है वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है कि गवर्नमेंट ग्रांट कब टैक्सेबल होगा। 145B जो है वो भी उससे रिलेटेड है। 145B क्या बोलता है, स्पेशल इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट है कब टैक्सेबल होगा, या फिर आपको कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल जाता है, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में रीजनेबल सर्टिनिटी आ जाती है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। और मैंने जो मास्टर क्वेश्चन है ना उसमें इससे रिलेटेड आपको चीजें दे रखी है। तो गाइज इतना जो एरिया है ना, इस एरिया पे तो अच्छे से फोकस करके जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप एक काम करिए, मास्टर क्वेश्चन करिए और उसके साथ साथ में 4-5 क्वेश्चन और कर लीजिए अगर आपको टाइम परमिट करता है तो टाइम परमिट करता है तो एक तो मास्टर क्वेश्चन तो करना ही है। आपके जो मॉड्यूल में दे रखा है आई थिंक 48 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो वो आपको करना है कंपाइलर से, और उसके साथ साथ में 4-5 क्वेश्चन और कर लीजिए आपको टाइम परमिट करता है तो। अब एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आपका मैथ का क्वेश्चन इस बार के पेपर में छपा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा जो मैथ से होगा मोस्टली करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको मैथ से आएगा, और मैथ का क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार एग्जाम में आने वाला है। और AMT SEZ है उसको भी देख के जाइए। देखो AMT जो है वो AMT कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम ले लीजिए, उसमें ऐड करने के 3 तरह के डिडक्शन, 10AA का लिया हुआ है ऐड कर दो, 35AD लिया हुआ है ऐड कर दो, 80IA to 80RR भी लिया है ऐड कर दो, और जब 35AD लिया है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, जो भी बचेगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम पे आपको 18.5% है वो AMT का रेट है। ये गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कहीं पे भी आपको 35AD दिख जाए, कहीं पे भी 10AA दिख जाए, कहीं पे भी 80IA to 80RR भी दिख जाए, समझ लेना ये AMT का क्वेश्चन है, समझ लेना ये AMT का क्वेश्चन है। वो बोलेंगे नहीं AMT कैलकुलेट करने का, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि गाइज अगर मान लो 80JJAA का डिडक्शन लिया ना, ये 80JJAA का डिडक्शन भी आपके 80IA to 80RRB में फॉल करता है, तो इसमें फॉल करता है, तो ध्यान रखना यहां पे AMT है। अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में तो मैट लगता है, AMT नहीं लगता, बट बाकी केस में क्या होता है गाइस कि बाकी केस में अगर आप 80IA to 80RRB के डिडक्शन लेते हैं तो ध्यान रखना आपका AMT का क्वेश्चन है, तो 80JJAA है ना, दैट इज आल्सो फॉल विद इन द 80IA to 80RRB, और वहां पे AMT लग जाएगा। ऐसे अपन ने क्वेश्चन क्लास में काफी देखे थे करके, ठीक है। एंड गाइस एक और चीज समझना, AMT SEZ का क्वेश्चन या तो आएगा या फिर मैट का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क आप लिख के रखिए करके, ठीक है। और जब AMT SEZ का क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है उसके साथ में पार्टनरशिप फर्म को डाला जाए, तो पार्टनरशिप फर्म है AMT SEZ, उसका 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या फिर मैट का आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैट आने वाला है। चलिए उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि उसमें रेम्यूनरेशन की लिमिट में चेंज हुआ था। लास्ट एग्जाम में भी 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। अगर आप लास्ट एग्जाम देखोगे तो लास्ट एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि ये तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म SEZ AMT का 8 मार्क का क्वेश्चन आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और 1A करके 2A1 करके, ये 8 मार्क का क्वेश्चन था। इन दोनों को मिला के आप देखोगे तो 8 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपको लास्ट वाले एग्जाम में भी मिला था। मुझे पता नहीं ऐसा इस बार लग रहा है कि मैट आएगा, अगर मैट नहीं आए तो AMT SEZ और फर्म है वो आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। मुझे इस बार लग रहा है, एक और चीज ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे AOP BOI भी इस बार देख के जाना, AOP BOI देख के जाना, क्योंकि काफी टाइम से आया नहीं है और हो सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन कहीं घुसा दे। AOP BOI में ध्यान रखना MMR क्या होता है, तो MMR अगर AOP BOI है वो अगर 115 BAC लेता है तो MMR रहेगा 39%, अदरवाइज MMR रहेगा 42.744%। देखो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इस बार क्या आएगा, इस बार मुझे लग रहा है बिजनेस ट्रस्ट आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट फंड आया था, उससे पहले बिजनेस ट्रस्ट आया था, तो इस बार है वो बिजनेस ट्रस्ट के चांसेस है वो प्रबल लग रहे हैं, तो बिजनेस ट्रस्ट है वो आएगा। भाई साहब छोटू सब टॉपिक है, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे, कंपाइलर का आपका बिजनेस ट्रस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बिल्ड वेल करके जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3, तो वो भी देख के जाना, मेरे को लगता है वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इस बार आ सकता है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फंड को ओवरव्यू कर लेना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का ओवरव्यू कर लेना, कैपिटल गेन में मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है इस बार JDA आ सकता है, वाह एक बार भी नहीं आया। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार CA फाइनल में आ सकता है, एक बार भी नहीं आया, हर बार मैं बोलता हूँ 2 बार से आ सकता है, बट इस बार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको JDA वाला क्वेश्चन है वो मिल सकता है। उसके साथ साथ में आपको 45(4) and 9B वाला ये तो करना ही करना है, ये तो आएगा ही आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। सर इतना सारा आपको लग रहा है करके, ठीक है, तो ये 45(4) and 9B जो है, 45(4) 9B क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर है, या तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें कैसे होगा, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, इसमें जो कॉम्पैक्ट में क्वेश्चन दे रखा है ना वो कर लो, आपका काम बन जाएगा। मिस्टर प्रेम वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका यूलिप वाला जो है, यूलिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको अच्छे से करना है यूलिप एज वेल एज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी।
तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एंड यूलिप कैसे टैक्सेबल होता है, ध्यान रखना, यूलिप टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन में, बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते टाइम ध्यान रखना, जितना प्रीमियम पे किया था वो आप लेस कर दोगे, इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। और कैपिटल गेन में तो भी क्या होता है, यूलिप कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, तो वहां पे भी जितना आपने प्रीमियम पे किया था वो लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज द कैपिटल गेन। और वो कैपिटल गेन यूलिप के केस में हमेशा आपका 112A में जाता है, और 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो कि टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट आपका 12.5% और 10% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। उसके बाद 50AA है, ये नई सेक्शन थी, इसमें अमेंडमेंट था। स्लम सेल, स्लम सेल तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार आ सकता है करके, ठीक है, तो स्लम सेल है वो एग्जाम में मिल सकता है। एग्जामिशन में 54F है इन दोनों एग्जामिशन को, और उसके साथ साथ में 54EC को। तो इसके साथ साथ में 54EC दैट इज NHI, RECL और PFCL और IRFCL के बॉन्ड वाला वो। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है, एक चीज ध्यान रखना गाइस, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस उसमें एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम, मतलब इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम मिल जाएगा। कौन सी 4 कंडीशन, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा था, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में उसने ट्रांसफर किया है। एंड गाइस उसके साथ में अगर ये 4 कंडीशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा था, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में बेच रहा है, तो उसमें देखो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। लेकिन बाबू टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो आप कर लीजिए, तो इसको आपको ध्यान देना है। IFOS में अगर मैं बात करूं तो 56(2)(10 है, वो आपको देख के जाना है गिफ्ट वाला। उसके साथ साथ में डीम डिविडेंड 222E वाला और ATM जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का डिडक्शन मिलता है ATM में, वो आपको देख के जाना है। यहां पे एक और चीज समझना, जब आप इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का डिडक्शन मिलता है वो देखोगे, इसके साथ साथ एक और चीज समझना, डिडक्शन के सामने कोई डिविडेंड के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। डिविडेंड इनकम एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, ओनली एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, दैट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द 20% ऑफ द इनकम। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार आप दिमाग में डाल के रखोगे। बायबैक मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए देख के जाओगे बायबैक, क्योंकि बायबैक के केस में आपका 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में बायबैक होता है। लास्ट टाइम भी एक MCQ आया था, लास्ट वाला जो एग्जाम था मई 2025 वाला, उसमें बायबैक ऑफ शेयर का एक MCQ आया था 2 मार्क्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है इस बार भी आपको बायबैक से रिलेटेड चीजें मिल सकती है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस एरिया ऑल्सो। उसके बाद अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम 115 BAA BAB BAC BAD है, ये तो आपको करना ही है। क्वेश्चन कर लो कंपाइलर से 7-8 क्वेश्चन है वो करना है। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिस मत करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिस मत करना, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक तो आप डिडक्शन पढ़ लो, कहां से डिडक्शन टॉपिक में दे रखा है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में डिडक्शन दे रखा है ATP में। उसमें क्या होता है, दैट इज वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को लोन देती है, तो मेंबर को लोन देने से इनकम आता है, वो आपका डिडक्शन मिल जाएगा 100%। उसके बाद कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर, उसके बाद प्रोसेस ऑफ द लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय द मेंबर विदाउट एड ऑफ द पावर, मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय द मेंबर। तो ऐसी कुछ इनकम होती थी जिसपे आपको 100% डिडक्शन मिल जाता था अंडर सेक्शन ATP। लेकिन बेटा अदर एक्टिविटी से इनकम होती थी, उसमें 50,000, और अगर मान लो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख का आपको डिडक्शन मिलता था। एक और चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका AMT का रेट है वो 18.5% की जगह 15% हो जाता है, तो वो भी आप ध्यान देके जाएंगे। उसके साथ साथ में गाइस एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप 115 BAC सेक्शन लेते हैं ना, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड से सेट ऑफ हो सकता है और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हुआ, पहली चीज तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस आता है तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, और किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा तो जो भी तुम्हारा लॉस रहेगा ना, दैट हैज टू बी लैप्स, वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो लैप्स हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। गाइस ट्रस्ट टैक्सेशन हर बार आता है, 8 मार्क का वेटेज है, लेकिन इस बार मुझे लगता है एग्जिट टैक्स पे ज्यादा फोकस करके जाना, क्योंकि एग्जिट टैक्स अगर आप लास्ट देखोगे ना, लास्ट के 3 एग्जाम से नहीं आया है।
तो 3 एग्जाम से एग्जिट टैक्स नहीं आया है तो एग्जिट टैक्स है, उस पर ढंग से देख के जाओगे। एग्जिट टैक्स से रिलेटेड अपन ने 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें क्या होता है कि भैया एक जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वो किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी के साथ मर्ज हो जाता है एंड ऑल, तो वो वाला पार्ट देख के जाओगे। टीडीएस टीसीएस तो मैं क्या ही बोलूं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा करके, ठीक है। और 8 मार्क्स है वो कवर करने वाला है। तो देखो ट्रस्ट टैक्सेशन है, ये आपका 8 मार्क कवर करेगा, टीडीएस टीसीएस है वो आपका 8 मार्क करेगा, और डीटीडब्ल्यू तो भाई साहब आएगा ही आएगा, और हर बार आता है। 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन डीटीडब्ल्यू। और आप क्वेश्चन चाहिए तो लिख के ले लो कि आपका थर्ड का बी पार्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट आएगा जो डीटीडब्ल्यू, और लास्ट के 3 अटेम्प्ट से तो वही आ रहा है सेक्शन 91 का रिबेट वाला। और सेक्शन 91 का रिबेट इस बार भी मुझे ऐसा लगता है सेक्शन 91 से रिलेटेड रिबेट ही एग्जाम में आ सकता है, तो डीटीडब्ल्यू वाला ध्यान देना। और एक और चीज समझना, उसमें ध्यान रखना अगर कोई फॉरेन की इनकम है उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने बहुत बढ़िया से करा रखा, और इसके लिए आपको चाहिए तो मैंने कंपाइलर का एक क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है, रिविजन लेक्चर। तो मैंने यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो डाल रखा है, वहां पे आप क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं इन केस ऑफ द डीटीडब्ल्यू। ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको मेथड से वो करके जाना है, और मेथड्स में इस बार मेरे को लगता है कॉस्ट प्लस मेथड पूछा जा सकता है। कॉस्ट प्लस मेथड है, वो कॉस्ट प्लस मेथड पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना मेथड्स करके जाना है। रेंज कॉन्सेप्ट आपको करके जाना है, कुछ ना कुछ आपको यहां से मिल सकता है। अप्पा करके जाना है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट करके जाना है, और इंटरेस्ट का लिमिटेशन है वो आपको करके जाना है, दैट इज 30% ऑफ द एबिडा वाला। और आपके टीपी में जो पेनल्टीज लगती है वो करके जाना है, कहीं एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो एनआर टैक्सेशन की बात करोगे तो पोयम, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन पोयम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पोयम वाला कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला जो है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया वो करके जाना। एनआरआई का टैक्सेशन तो भाई साहब हर बार एग्जाम में आता है 6 से 8 मार्क। एनआरआई का टैक्सेशन है वो हर बार एग्जाम में आता है 6 से 8 मार्क। लेकिन एक चीज समझना, एनआरआई के टैक्सेशन में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द फॉरेक्स असेट। फॉरेक्स असेट का मतलब होता है वो असेट जो फॉरेन करेंसी में आपने खरीदी थी, उस पर 10% या 12.5% की रेट से टैक्स लगता है। ध्यान रखना वहां पे अगर 112 जैसा कैपिटल गेन है ना, तो भी आपको 1,25,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे नहीं मिलता। एनआरआई वाला जो चैप्टर 12A करके है, और चैप्टर 12A में इवन देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें एसटीटी पे किया है एंड वो लिस्टेड सिक्योरिटी का है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको 1,25,000 का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद 115A है वो आपको करना है, और ध्यान रखना है कि आपको जो रॉयल्टी एफटीएस रहेगा उस पे जो टैक्स रेट है वो आपका 20% है। रॉयल्टी एफटीएस पे पहले 10% हुआ करता था 2 साल पहले, बट नाउ इट इज अ 20%। 115AD है वो आपको करके जाना है एफआईआई का टैक्स रेट, क्योंकि कभी कभार हो सकता है 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले और 2 मिनट में हो जाता है। एफआईआई का टैक्स रेट है वो आपको देखना है। और इसमें एफआईआई के टैक्स रेट में ध्यान रखना, अगर आपको LTCG 112A वाला है तो उस पे 12.5% है, और यहां पे 1,25,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। बट दूसरा अगर सिक्योरिटी पे कोई भी LTCG है ना, तो उस पे फ्लैट 10% है। इवन इट इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद है तो भी वो 10% है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ, बट अगले साल से अमेंडमेंट कर दिया गया है, बट दैट इज स्टिल टैक्सेबल एज पर 10%। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन की जो इनकम है वो आप देख सकते हैं। और मैं बताऊं इस टॉपिक के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने क्वेश्चन का रिविजन वीडियो डाल रखा है, वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी में आप ध्यान रखना सिर्फ 6% वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी है, दैट कॉन्सेप्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। ब्लैक मनी करके जाना ही है इस बार। ब्लैक मनी इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है इस बार एग्जाम में आपको 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन ब्लैक मनी से मिल रहा है। टैक्स ऑडिट हर बार आता है, एवरी टाइम 6 मार्क का क्वेश्चन भाई साहब, एवरी टाइम देयर इज अ 6 मार्क का क्वेश्चन। इफ यू चेक द लास्ट 3 एग्जामिनेशन, तो आपका क्वेश्चन नंबर भी मैं बता दूं 6 क्वेश्चन नंबर रहता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहता है, और 6 क्वेश्चन में देखोगे 6 का A1, और ये 6 मार्क का क्वेश्चन टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट हर बार आया है। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है, टैक्स ऑडिट वाला। एंड उसके बाद असेसमेंट इन द रेड केसेस। रेड केसेस में जो असेसमेंट है सेक्शन 158BA से लेके और 158BF, ये आपको अच्छे से करके जाना है। लास्ट टाइम भी MCQ में कवर किया था, ब्लॉक असेसमेंट आपको पता रहेगा, 4 मार्क यहां से आपको मिले थे, तो लास्ट टाइम भी मिले थे। लास्ट टाइम ऑब्वियसली लाइक आपने नहीं दिया होगा एग्जाम, जिसने भी दिया होगा तो उसमें लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था, बट इस बार भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, मींस स्ट्रांग जो है वो अजम्पशन है, मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइज ये जो टॉपिक है ना, ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक है, मतलब ये तो भाई साहब करना ही करना है, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, इतना तो एकदम बेस्ट वे में कर लो करके, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी की अगर अपन बात करेंगे तो असेसमेंट वाला देख लो, जिसमें रिटर्न फाइलिंग है, उसके बाद में तुम्हारा सर्वे है, रेड कैसे होती है वो सब देख लो, और फिर 147, 148, 148A वाला असेसमेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला है, इससे रिलेटेड आ सकता है क्योंकि इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन और नया कॉन्सेप्ट आया था।
कि अगर सीएमए को वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हैं करके, ठीक है, तो सीएमए को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट एक नया था 142(2)A वाला, तो वो आप एक बार देख के जाएंगे करके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बहुत ही छोटा टॉपिक हो जाएगा। अपील एंड रिवीजन में आप केस लॉस कर लो, बहुत है, अगर आप केस लॉस कर लेते हो अपील एंड रिवीजन टॉपिक के, केस लॉस कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। डिडक्शन में देखो 80 सीसीडी करके जाने का, एक बार सीसीडी 2 वाला, सीसीडी 1B एंड सीसीडी 1 वो करने का, सीसीएच करके एक नया सेक्शन था, 80D है वो आपको करके जाने का। उसके बाद ईए एंड ईबी, दैट इज द आपका वो लोन वाला, हाउसिंग लोन वाला एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन वाला, ठीक है, वो वाला। एडीजी डोनेशन वाला, क्यूक्यूबी जो है दैट इज रिलेटेड टू द रॉयल्टी, क्यूक्यूबी आरआरबी। 80JJAA जामत आर एडिशनल एम्प्लॉय आप रखते हो, तो अगर आपने न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए तो उनको जितना भी सैलरी दोगे उसका 30% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, आपकी ऑडिट होनी चाहिए। उसके बाद 4 कंडीशन है कि वो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय 240 डेज या उससे ज्यादा करंट ईयर में काम कर रहा हो, लेकिन गाइस यहां 240 डेज की जगह 150 डेज हो जाता है इफ यू आर असेसी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अपैरल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुटवेयर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर। दूसरा कंडीशन क्या होता है, उस एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या था, वो सैलरी जो है वो आपको कैश में पे नहीं करना है, इट हैज टू बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। एंड एक और कंडीशन ये था कि वो एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो आपको डिडक्शन मिल जाता है 80JJAA में। 80ISC स्टार्टअप वाली सेक्शन है वो ध्यान रखना, और 80LA करके है, 80LA इज बेसिकली आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को 10 साल तक टैक्स नहीं लगता है, वो वाला। क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के सिर्फ क्वेश्चन कर लो चलेगा। एंड गाइस ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, एक बात बताऊं, इसको मैंने आपको बी पार्ट में लिया है, बट आप ये समझ लीजिए इसको आप फर्स्ट पार्ट में ले लीजिए, इसको आप ए पार्ट में ले लीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे, 3 क्वेश्चन दे रखे और 2 पेज का टॉपिक है, और एग्जाम में 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, फिक्स है, आएंगे ही आएंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन भी कौन सा आएगा, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 आता है, और 6 का लास्ट पार्ट आप देखो, लास्ट के तीनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, दैट इज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से करके, ठीक है। तो इसको आपको देख के जाएंगे। पेनल्टी 270A वाला देख लीजिए, उसके साथ साथ में गार जो टॉपिक है वो देख लीजिए, गार के सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन गार में जब अगर मान लो 8 मार्क का क्वेश्चन आया या 6 मार्क का क्वेश्चन आया, तो आधा तो वो आता है कि ये टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स प्लानिंग है या टैक्स इवेजन है, उससे रिलेटेड आएगा, और छोटा सा गार का क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है करके, ठीक है। उसके बाद में एमटीसी टैक्स ट्रीटी एंड वेब्स है, उसके ओनली क्वेश्चंस है, वो ओनली क्वेश्चंस आप कर लीजिए। अब गाइस एक बात बताओ, जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन क्या करें सर, तो एग्जाम देने जा रहे हो ना उस दिन आपको एक तो केस लॉस करने हैं, वो 25 मैंने दे रखे हैं। देखो लोग बोलते हैं केस लॉस एग्जाम में नहीं आते, केस लॉस एग्जाम में आते हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में डाल देंगे, बट ऐसा नहीं होता है बाबू। देखो केस लॉस की अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार लोग ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन में छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 कर लेंगे और उसके बाद 5 ऑप्शन में डाल देंगे, 6 डाल देंगे। लेकिन अगर मान लो 6 कभी सेट नहीं हुआ या क्वेश्चन 4 सेट नहीं हुआ, तो फिर क्वेश्चन 5 करना पड़ जाएगा, और क्वेश्चन 5 करना है तो वहां पे केस लॉस मिलते हैं, और वहां पे केस लॉस मिलते हैं। तो आप एक काम करिए बाबू, जो मैंने 25 केस लॉस आपको दे रखे हैं ना, वो 25 केस लॉस एक बार आप देख के जाएंगे। और वो 25 केस लॉस कहां दे रखे हैं, मैंने वो 25 केस लॉस आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे रखे हैं, आप वहां पे देखोगे नाम, और उससे कॉम्पैक्ट में ढूंढ के और आप कर सकते हैं। उसके बाद में आरटीपी एमटीपी जो है, उसमें देखो आरटीपी आपको देख के जाना है, कौन सा वाला, मई सितंबर 2025 वाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मई की आरटीपी में जो कुछ था, हो सकता है उसमें से सितंबर 2025 के एग्जाम में आ जाए। तो मई 2025 वाली आरटीपी आप एक बार देख के जाओगे। डोंट स्किप द आरटीपी ऑफ द मई 2025 बिकॉज आई हैव द स्ट्रॉन्ग ऐसा इल्यूजन, मुझे ऐसा लग रहा है करके, ठीक है, मुझे ऐसा क्या इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है कि मई 2025 की आरटीपी में कुछ था, वो सितंबर 2025 के एग्जाम में आ सकता है। एमटीपी जो है अगर टाइम परमिट करता है तो एमटीपी लेकर करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद में सर एक बात बताओ, एक पॉइंट पे ध्यान रखना गाइस, है ना, इसको लेके इंस्टीट्यूट का अलग अलग व्यू 2 एग्जाम में अलग अलग किया है, बट अभी आपको क्या करना है, कभी भी आपको डिविडेंड रिसिप्ट दे रखा है या इंटरेस्ट रिसिप्ट दे रखा है, रॉयल्टी रिसिप्ट दे रखा है, या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है, तो अगर रिसिप्ट दे रखा है या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है तो आपको नेट ऑफ टीडीएस मानना है। क्या मानना है, नेट ऑफ टीडीएस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रॉयल्टी है, वो रिसिप्ट दे रखा है बट वो पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ है, पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ है, रिसिप्ट दे रखा है बट पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ है। तो पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ है तो यार एक बात बताओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से भी तो आप ग्रॉस ही अकाउंटिंग करते हो यार। जब आप अकाउंट्स करते हो तो भी तो आप ग्रॉस ही करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैली में एंट्री पास करते टाइम टीडीएस का इफेक्ट लेते हो ना, आप ग्रॉस करते हो, तो उसको ग्रॉस मानना है। तो इन सिंपल वर्ड बताऊं, अगर आपको दे रखा है इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, एफटीएस है या फिर डिविडेंड है,
वो अगर आपको रिसीव्ड वर्ड दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है, तो उसको नेट ऑफ टीडीएस मान लो। क्या मान लो? नेट ऑफ टीडीएस करके, ठीक है। एंड गाइस, अगर मान लो वो पीएनडल के क्रेडिट में दे रखा है, पीएनडल के क्रेडिट में दे रखा है डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो ग्रॉस ही है, उसमें टीडीएस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इट इज अ ग्रॉस इनकम करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, आप जो भी अजम्पशन लो आप लिख के आ जाओ, लास्ट में एक नोट डाल के प्यारा सा लिख के आ जाना कि वी हैव अज्यूम दैट दिस डिविडेंड इज रिसीव्ड इज कंसिडर एज द ग्रॉस डिविडेंड और नेट डिविडेंड, वॉट एवर अजम्पशन यू आर टेकिंग। सो इन सिंपल वर्ड अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, एफटीएस है, कुछ भी है, अगर पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डाल रखा है एज पर अकाउंट, तो ये मानना ये ग्रॉस है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिसीव्ड वर्ड दे रखा है या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है, तो आपको नेट ऑफ टीडीएस मानना है और उसको ग्रॉस अप करने का है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, मान लो क्रेडिट में दे रखा है पीएनडल के और वहीं पे ऐसा लिखा हुआ इट इज द नेट ऑफ टीडीएस, तो फिर आप नेट ऑफ टीडीएस ही मानोगे, भले वो पीएनडल के क्रेडिट में दे रखा है करके, ठीक है। चलिए, सो गाइस ये वाले पॉइंट्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ में इस बार मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी दिया है कि लास्ट के 3 पेपर का एनालिसिस करके मैंने दे रखा है कि क्या क्या देर आया था एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है वो मोस्टली आपका पीजीबीपी टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन मोस्टली आपका कैपिटल गेन कवर होता है। जैसे यहां पे देखोगे कैपिटल गेन और डीम डिविडेंड कवर हुआ था, यहां पे देखोगे कैपिटल गेन स्लम सेल का वो सेल सी वाला क्वेश्चन था जो अपनी बुक में भी है। और गाइज ये तुम्हारा फर्म एसईजेड एएमटी, तो मुझे ऐसा लगता है इस पार्ट में हो सकता है इस बार मैट है उसको घुसा दे। उसके बाद ये वाला जो है ये एनआर टैक्सेशन से आता है, हर बार एनआर टैक्सेशन से आता है, ये वाला पॉइंट हमेशा आपका एनआर टैक्सेशन रहेगा। 2 का बी। उसके बाद 3 का जो ए रहता है वो ट्रस्ट टैक्सेशन से रहेगा, इस बार भी ट्रस्ट टैक्सेशन है और मेरे को ऐसा लगता है एग्जिट टैक्स आ सकता है। उसके बाद डीटीडब्ल्यूए वाला क्वेश्चन टीडीएस टीसीएस है वो रहेगा। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा। तो ये इसको देखते हुए आप थोड़ा एनालिसिस अपने आप में कर सकते हैं कि कौन कौन से एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और गाइज ये तुम्हारे एमसीक्यू का एनालिसिस है कि लास्ट, क्योंकि देखो ये वाले एग्जाम में एमसीक्यू मेरे पास है नहीं, आईसीआई ने उसको डिक्लेयर नहीं किया था। ये वाले एग्जाम में एमसीक्यू का सजेस्टेड आंसर और एमसीक्यू है वो उन्होंने आईसीआई ने दिए थे, तो मैंने आपको बताया है कि कौन से टॉपिक से क्या आया। अब एक चीज ध्यान रखना गाइज, बिलीव इन योरसेल्फ, द सेम पैशन एंड हार्डवर्क दैट ब्रॉट यू दिस फार विल कैरी यू थ्रू। सो स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट दैट यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड। यू हैव गॉट दिस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो गाइज एक बात बताऊं, देखो अब आपने कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना फोकस कर पाए, कितने रिविजन कर पाए, नहीं कर पाए, दैट इज sunk cost today. You cannot analyze or do that. Now what you can do, just put your effort for the next, जब तक एग्जाम दे रहे हो आप तब तक अपने 100% एफर्ट पुट कर लो भाई साहब, जितना होता है वो पूरा कर लो। और इन दैट 3 hours जब आप पेपर लिख रहे हो, स्टे काम। यहाँ पे ना बर्फ लगा लेना, एक चीज ध्यान रखना। और लाइफ में ध्यान रखना, अगर पेपर डिफिकल्ट है ना तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, और पेपर ईजी है ना तो वो सबके लिए ईजी है। तो मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि भाई वहां कूल रहना, सब चीजें अपने आप याद आएगी। जैसे मैंने बोला है ना, जो मैंने रिवीजन लेक्चर इधर उधर से जितनी चीजें बोली है सब कहीं ना कहीं याद आएगी, लेकिन आपको थोड़ा काम रहना है, ऑल इज वेल बोलना है करके, ठीक है। थोड़ा अपने आप को ऐसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपने आप को ग्रीट करना है और बोलना है कि यस आई कैन डू इट करके, ठीक है, कर ही लेंगे। एंड इंस्टीट्यूट पास करना चाहती है सीए फाइनल वालों को। कितना अच्छा रिजल्ट रहता है सीए फाइनल का, इस बार भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। इंस्टीट्यूट वांट दैट यू शुड क्रैक द सीए, लेकिन भैया अपने को थोड़े एफर्ट मारने पड़ेंगे, तो बस मार लो ये एफर्ट। एंड अपन मिल रहे हैं सीए बनने के बाद मुंबई में फेलिसिटेशन इवेंट में, सो दैट इज द मोटिवेशन फॉर यू। एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब अपन जब भी मिलेंगे सीए बन के ही मिलेंगे। चलो बाय, टेक केयर।